सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एफएम जो हम हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम 18वीं सदी में भारत के जो राज्य और जो समाज है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में मेरे पहले एफएम सीरीज में देखा, उस एफएम सीरीज को सुना और ये जाना कि क्या वो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ जो स्थानीय राजनीति और आर्थिक शक्तियां थी वो सर उठाने लग गई और अपना दबाव बढ़ाने लगी। 17वीं शताब्दी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई। जैसे हम अगर बात करेंगे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही की। आज मैं अपने एफएम सीरीज में आपके सम्मुख हैदराबाद, कर्नाटक और बंगाल का ही जिक्र करूंगा। बाकी राज्यों के बारे में अगले एफएम सीरीज में आपके साथ में साझा जानकारी की जाएगी। इनमें से कुछ राज्यों जैसे कि हम अगर अवध और हैदराबाद की बात करें तो उन्हें उत्तराधिकार वाले राज्य कहते थे। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में कमजोरी तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्रता के दावे ने इन राज्यों का जन्म हुआ। मराठा, अफगान, जाट और पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों और किसानों के विद्रोह के कारण हुआ। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था। मुगल साम्राज्य की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं सदी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्यविधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरों ने इससे अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे और इन संस्थाओं को अपनाया था, जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। अगर बात करें निचले स्तर, तो निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे छोटे सरदारों और जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। अगर किसानों की बात करें तो किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से लड़ते रहते थे और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। अगर बात करें सार्वजनिक स्थानों की, तो सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों, सेना की भर्ती और नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे। जब लोग किसी सत्ता तथा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो वो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उसके शासक का धर्म क्या है। इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं होता था। वास्तविकता तो यह थी कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अर्थ अव्यवस्था विद्यमान थी
वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। यह बात सही है कि 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे, उनकी रोकथाम इनमें से कोई भी राज्य सफलता से नहीं कर पाया। इसके साथ साथ किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। यहाँ इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया, वहीं इन्होंने विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की। इससे यह बात साफ हो जाती है कि ये आपस में संगठित क्यों नहीं हो सके और विदेशी आक्रमणों को विफल करने में उनको क्यों सफलता हासिल नहीं हो सकी। इसी बात को जानने के लिए आज हम हैदराबाद और कर्नाटक का रुख करेंगे। बात करते हैं हैदराबाद और कर्नाटक की। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की और वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा। मगर वह जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया, क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। जहां उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया, उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयां लड़ी, सुलहनामे किए, खिताब बांटे और जागीरें और ओहदे दिए। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरन चंद उनका दीवान था। उसने दक्कन के मुगलों के नमूने पर जागीरदार प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बना। मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। अब बात करते हैं कर्नाटक की ओर। तो कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था। इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। मगर व्यवहार में जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नायब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशागत बना चुका था। कर्नाटक के नवाब स्वादुद्दौला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इसने यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। आगे बंगाल के बारे में जानेंगे। बंगाल की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बन गया मुर्शिद कुली खान, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था, जब उसे दीवान बनाया गया था। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया।
उसके बाद सुजात खान ने, और अंतिम विद्रोह नजात खां का था। मुर्शिद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खान आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां नवाब बन गया। मुर्शिद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग की खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था आरंभ की। उसने गरीब खेतीहारों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका। उसने जमींदारों और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की। उसके सुधारों का एक परिणाम यह हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को निकाल बाहर किया गया और उसकी जगह पर अभी पनपे इजारेदार आ गए। मुर्शिद कुली खां उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिसमें अधिकतर हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग का जन्म दिया। मगर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लग गई। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूरी से नहीं दबाया। वे कंपनियों की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे, मगर उनका निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। बस यही एक वो चीज थी जो उन्हें महंगी पड़ गई। शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उनके उससे संपर्क का अभाव उनके लिए बड़ा महंगा पड़ा। नहीं तो अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका में पश्चिमी व्यापारिक कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको जानकारी अवश्य हो जाती, मगर उनका दुनिया के साथ में कोई जुड़ाव न होने के कारण उन्हें ये पता नहीं चला कि ये औपनिवेशिकवाद उनके लिए कितना बड़ा मुश्किल और कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। उसके बाद मुर्शिद कुली खान की फौज में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। अलीवर्दी खां को मराठों के बारंबार हमलों से तंग होना पड़ा और अंततः उसने उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने भी विदेशी कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और सरकारी कानून कायदों और नीति की जड़ें खो दी। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी इस एफएम सीरीज हिस्ट्री की जो पूर्वानुमानित या पूर्व में किए गए जो ऐतिहासिक विचार हैं, उनको समाप्त करते हुए आगे के एफएम सीरीज पर विचारानुगत करने के लिए मैं अगली सीरीज में आप लोगों के सम्मुख इसी एफएम सीरीज हिस्ट्री के द्वारा अपनी आगे की कहानी को बरकरार रखूंगा।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।